तो हेलो दोस्तों, द एजुकेटेड घोस्ट के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बट आज हम और डीप जाएंगे इस चैप्टर में। आज के सेशन में हम जानेंगे स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस के बारे में। ये वो की फैक्टर्स हैं जो एक सेल को सर्वाइव और प्रॉपरली फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। कैसे एक सेल अपनी बाउंड्री प्रोटेक्ट करता है, कैसे वाटर एंड मॉलिक्यूल्स अंदर बाहर मूव करते हैं। अगर आप ये सब फन और सिंपल वे में समझना चाहते हैं तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, बिकॉज द एजुकेटेड घोस्ट इज हेयर टू मेक साइंस सुपर इंटरेस्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाइयों और बहनों, तो आज हम लोग अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेल के बारे में समझ चुका था, सेल क्या होता है, उसका हिस्ट्री को हम लोग समझ चुके थे। आज हम लोग सेल के बारे में अच्छे से समझेंगे, उसके पार्ट्स के बारे में समझेंगे। मगर उसके पार्ट्स को समझने से पहले कुछ हम लोग खास तरह के सेल के बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं होता क्या है। जैसे कि समझिए, एक चीज़ ध्यान में रखिए, जितने भी सेल होते हैं पूरी दुनिया में सब एक जैसा नहीं होता। कोई सेल छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई लंबा होगा, कोई पतला होगा, मतलब एक जैसा सेल कोई नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग कुछ 6 यहाँ पे खास तरह के सेल के बारे में समझ लेते हैं। ये सभी कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो पहला खास तरह का सेल क्या है मेरा? माइकोप्लाज्मा है। ये खास तरह इसलिए इसको खास मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो माइकोप्लाज्मा सेल है ना, ये दुनिया का सबसे छोटा सेल है। दुनिया का सबसे छोटा सेल है जिसको देखने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। नेकेड आइट से हम लोग इसको नहीं देख सकते। ठीक है, वहीं अगर बात करें ऑस्ट्रिच एग की, तो एग तो यार सभी को विजिबल नेकेड आइज से भी देख सकते हैं हम लोग। तो जो ऑस्ट्रिच एग होगा वो क्या होता है? मेरा लार्जेस्ट सेल होता है, उसका ये लेंथ है। तो देखिए, सेल में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक सेल जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, वही दूसरा सेल को हम लोग नेकेड आइज से भी देख सकते हैं। तो ये मेरे पास 2 खास तरह का सेल है। पहला ये मेरा स्मॉलेस्ट सेल है, ये दूसरा मेरा लार्जेस्ट सेल है। अब हम लोग कुछ सेल के बारे में कुछ छोटे मोटे टर्म्स है वो देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स के अंदर जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल पाया जाता है वो मेरा कौन सा सेल होता है? नर्व सेल होता है। वहीं अगर बात करें प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स के अंदर जो मेरा लॉन्गेस्ट सेल पाया जाता है, लॉन्गेस्ट प्लांट सेल, वो क्या होता है? स्क्लेरेन्कियामा फाइबर कहलाता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें रेड ब्लड सेल की, तो रेड ब्लड सेल यानी हमारे शरीर में जो ब्लड है, ब्लड को जो रेड कलर प्रोवाइड करता है, वही आरबीसी। उसका लेंथ क्या होता है? 7 माइक्रोमीटर डायमीटर वाइज उसका लेंथ होता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट सेल की, तो वो उसका नाम क्या है? एसिटाबुलेरिया। तो ये सब आपको बस नाम ध्यान में रखना। इसमें अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो इंपॉर्टेंट मेरे पास ये माइक्रो इन द सेंस, मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, माइकोप्लाज्मा है एंड दूसरा ऑस्ट्रिच एग है। ये मेरा स्मॉलेस्ट सेल है, ये मेरा लार्जेस्ट सेल है। बाकी ये जो 4 लिखे गए हैं इसको बस आप याद कर लीजिएगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये सब याद रखने वाली चीज़ है। जैसे अगर लॉन्गेस्ट एनिमल सेल की बात करें तो नर्व सेल, अगर लॉन्गेस्ट प्लांट सेल की बात करें तो स्क्लेरेन्कियामा फाइबर, लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट सेल की बात करें तो एसिटाबुलेरिया, अगर आरबीसी की लेंथ की बात करें तो 7 माइक्रोमीटर डायमीटर वाइज होता है। तो ये मेरा कुछ सेल के बारे में था, कुछ खास तरह का सेल। अब हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और अब हम लोग सेल के पार्ट्स के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो भाइयों और बहनों, तो आज से हम लोग सेल के बारे में जानना, समझना और सीखना शुरू करते हैं। तो सेल के हम लोग सबसे पहले सेल के मेंबर से मिलना शुरू करते हैं। तो सेल का जो सबसे पहला मेंबर है वो कौन है? सेल मेम्ब्रेन है। या इसी को एक और नाम से जाना जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम लोग सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानना शुरू करते हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्ट इसको समझना चाहेंगे ना, तो हो सकता है हम लोग कनेक्ट ना कर पाए आसानी से। तो हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं होता क्या है, एंड देन फिर इसको लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे तो कनेक्ट करना थोड़ा आसान हो जाएगा हम लोगों के लिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। एज्यूम करते हैं मेरे पास एक घर है। ठीक है, ये मान लीजिए घर है, मेरा बाउंड्री है। अगर इस घर में कोई बच्चे, मान लो एक बच्चे बना लेते हैं, अच्छा सा ड्राइंग बनाते हैं, बहुत अच्छा सा मान लेते हैं ये मेरे पास एक बच्चा है। ठीक है, इस बच्चे को हम बोलें कि तुमको इस घर के अंदर जाना है, तो इस घर के अंदर जाने के लिए ये बच्चा को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? बच्चा को सबसे पहले इस घर का दरवाज़ा ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे दरवाज़ा है, क्योंकि अंदर जाने के लिए इसको सबसे पहले एक दरवाजे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बिना दरवाजे के अंदर नहीं जा सकता है, नहीं ना जा सकता है। तो अभी जो बात बोले उसमें से एक बहुत अच्छा सा कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि हम लोगों को अंदर अगर जाना है तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी? दरवाजे की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों दरवाजे की ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि इस घर के बाहर बाउंड्री किया हुआ है। क्या किया हुआ है? बाउंड्री किया हुआ है। और ये बाउंड्री क्या कर रहा है? एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है किसको? घर को।
घर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ना। पहला काम क्या कर रहा है ये बाउंड्री, घर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। पहला चीज हम क्या देख लिए, बाउंड्री क्या कर रहा है, घर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा चीज, ये बाउंड्री क्या कर रहा है, और घर के अंदर के जो सामान है उसको सुरक्षित भी रख रहा है। सुरक्षित इन द सेंस मतलब ऑर्गेनाइज करके अंदर ही रख रहा है। अंदर के जो सामान है वो अंदर ही रहे, बाहर कोई चोर लेकर के ना चला जाए। तो मतलब एक तरह से हम देखा जाए इनडायरेक्टली तो सेल के मतलब घर के अंदर के सामान को भी अंदर ही रखने का काम कर रहे हैं ना। तो सेम उसी तरीके से जो मेरा सेल मेम्ब्रेन है, या जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वो भी क्या करता है, सेल को क्या कर सकता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जो बाउंड्री होता है ना सेल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग बाउंड्री होता है, ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग बाउंड्री आपको नजर आ रहा है, यही बाउंड्री को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये जो आपको बाउंड्री नजर आ रहा है ना, ये बाउंड्री कुछ और नहीं, इसका एक पर्टिकुलर नाम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब अगर इसको घर से अगर हम कंपेयर करते हैं तो घर का बाउंड्री क्या करता है, एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसी तरीके से ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बाउंड्री है ये भी क्या करेगा, सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा ना। तो देखिए वही चीज पहले लिखा हुआ है, आउटर मोस्ट कवरिंग। तो मतलब कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग है। सेल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब ये जो मेरा सेल मेम्ब्रेन है, ये जो मेरा सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या होता है, थिन और इलास्टिक और फ्लेक्सिबल होता है। थिन इन द सेंस ये पतला होता है, बहुत पतला होता है। साथ ही साथ इलास्टिक होता है, ये अपना शेप बदल सकता है, इलास्टिक खींचेंगे तो खिंचा भी सकता है। और साथ ही साथ ये फ्लेक्सिबल होता है, अपना शेप बदलते रहता है। जैसे अमीबा में हम लोग देखेंगे आगे चल के कि कैसे वो अपना शेप को बदलता है, ठीक है। साथ ही साथ तो हम लोग दो चीज़ सीखे, पहला चीज़ सीखे कि ये आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर है। दूसरा चीज़ हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में ये जाने कि ये थिन, इलास्टिक और फ्लेक्सिबल होता है। साथ ही साथ ये जो मेरे पास सेल मेम्ब्रेन दिया हुआ है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या होता है, लिविंग सेल होता है। लिविंग सेल इन द मतलब ये जिंदा होता है, लिविंग सेल होता है। अब चौथा पॉइंट इसका क्या है, होल्ड द कंटेंट ऑफ दिस सेल। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे समझिए, ये अगर बाउंड्री है सेल का तो इसका मतलब ये चीज तो फिक्स हो गया कि सेल के अंदर जो भी पार्ट्स हैं इसके अंदर वो सेल से बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो इसका मतलब एक तरह से ये क्या कर रहा है, अंदर की चीजों को अंदर ही रख रहा है ना। ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री क्या कर रहा है, अंदर की जितनी भी चीजें हैं उनको अंदर ही रखने का काम कर रहा है। इसका मतलब वो होल्ड करके रख रहा है सेल के अंदर के सभी चीजों को। तो वही इसका चौथा काम हो गया। साथ ही साथ हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या कर रहा है, एक शेप प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ जैसे हम देख सकते हैं, यहाँ एक सर्कुलर शेप प्रोवाइड कर रहा है ना सेल मेम्ब्रेन, ये दिख सकता है, क्लियर दिख रहा है ना। सेल मेम्ब्रेन एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड कर रहा है, इसको समझ पा रहे हो ना। अभी तक जो बताएं 4 पॉइंट मतलब 5 पॉइंट बताए हैं। पहला बोले आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर है सेल मेम्ब्रेन, सेल के बाहर में जो कवरिंग लेयर होता है उसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये थिन होता है, इलास्टिक होता है और फ्लेक्सिबल होता है। साथ ही साथ ये लिविंग सेल है मेरा, और ये सेल के अंदर की जो भी चीज़ें हैं उनको होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है, बाहर निकलने नहीं देता है। साथ ही साथ ये एक तरह का डेफिनेट शेप प्रोवाइड कर रहा है सेल मेम्ब्रेन को। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तब हम लोग अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो उम्मीद करते हैं अभी आप लोगों को समझ पा रहे होंगे। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टर्म को समझते हैं, उससे पहले थोड़ा सा साफ सफाई अभियान कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था और गंदगी अच्छी बात नहीं है करना, ठीक है। मोदी जी कहते हैं ना साफ सफाई, तो हम भी थोड़ा सा साफ सफाई पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको समझने की कोशिश करिएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, व्हाई सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग क्यों सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज समझिए, ये जो मेरा सेल मेम्ब्रेन होता है ना, सेल मेम्ब्रेन बहुत खास तरह का मेम्ब्रेन होता है। समझ लीजिए एक तरह का ये बॉडी गार्ड है। क्या है, बॉडी गार्ड है, एक तरह समझ लीजिए बॉडी गार्ड है। बॉडी गार्ड क्या करता है, किन्हीं खास लोगों को ही घर के अंदर और बाहर जाने की परमिशन देता है, सभी लोगों को अंदर आने जाने की परमिशन नहीं देता है। बॉडी गार्ड जिनको जानता है, समझता है कि हाँ अंदर के लिए वो काम के लोग हैं, ये अंदर के जान पहचान के लोग हैं, उन्हीं को अंदर जाने देता है और बाहर आने देता है। तो वही काम ये सेल मेम्ब्रेन भी करता है। ये सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सिलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर बाहर जाने की परमिशन देता है, बाकी कोई भी चीज़ को अंदर बाहर जाने की परमिशन नहीं होती है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, क्योंकि बिकॉज इट अलाउज ओनली सिलेक्टेड मूवमेंट फ्रॉम द सेल। सेल से अंदर बाहर जाने के लिए सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ों को ही परमिशन होती है। तो ये सेल मेम्ब्रेन का एक काम है। तो
तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में अभी क्या क्या पढ़े एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। ये मेरा आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर है, ये थिन होता है, इलास्टिक होता है और फ्लेक्सिबल होता है। साथ ही साथ ये मेरा लिविंग सेल है और ये क्या करता है, होल्ड करके रखता है अंदर के कंटेंट को, अंदर जो भी चीज़ मौजूद है उनको होल्ड करके रखने का काम करता है। साथ ही साथ ये डेफिनिट शेप प्रोवाइड करता है सेल को। साथ ही साथ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सिलेक्टेड चीज़ों को अंदर बाहर जाने की परमिशन देता है। सिलेक्टेड चीज़ अंदर जाएंगे, सिलेक्टेड चीज़ बाहर आएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझने में उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए लास्ट पॉइंट समझ लेते हैं। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, लिपिड एंड प्रोटीन। मतलब कि ये कह रहा है ना कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन किससे बना हुआ होता है, लिपिड से और प्रोटीन से बना होता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बना हुआ होता है, लिपिड से और प्रोटीन से बना हुआ होता है। तो ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ बेसिक से इंट्रोडक्शन था। तो ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग समझ लिए, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, इसलिए आप समझ सकते हैं। तो चलिए एक बार पॉज करिए वीडियो को, एक बार खुद से रिकैप करके देखिए क्या क्या पढ़े हैं। अगर कोई पॉइंट में डाउट है तो वापस से 4-5 मिनट पीछे करिए वीडियो को और वापस से देखिए, इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। तो चलिए अब हम लोग अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए अब हम लोग डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस के ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। इस पर बहुत ही अच्छा सा हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे अभी, ठीक है। मगर उस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है और ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, तब हम लोग को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो देखिए डिफ्यूज़न कुछ नहीं है, डिफ्यूज़न का मतलब बस यही होता है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब ये कहना चाह रहा है ना कि कोई भी चीज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाना पसंद करता है, मतलब जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब समझते हैं एक डायग्राम की मदद से। जैसे देखिए हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब बहुत सिंपल है। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये मेरे पास एक सिस्टम है, तो अगर देखा जाए तो सिस्टम ये रेड डॉट को हम लोग मान लेते हैं वाटर है मेरा, ठीक है। तो अगर अच्छे से आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्या नज़र आ रहा है, इस वाले पार्ट में मेरे पास ज़्यादा अमाउंट में वाटर है, इस वाले पोर्शन में है ही नहीं। तो अगर यहाँ से अगर हम कोई चीज़ को मूवमेंट होगा तो कहाँ से होगा, ज़्यादा वाला से कम वाले पार्ट में जाएगा। तो देखिए ये ज़्यादा वाला में से कम वाले पार्ट में चला गया। अभी भी आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे अभी भी ज़्यादा अमाउंट में मॉलिक्यूल्स है। तो फिर इस वाले पार्ट में आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बराबर हो गया। तो बस यही चीज़ आपको बस ध्यान में रखना है कि डिफ्यूज़न का मतलब बस यही होता है कि स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। कोई भी चीज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाना पसंद करता है। मतलब कि अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दें, अगर एक बकेट में आप पानी भर दीजिए, ठीक है, और अगर हम उसमें छेद कर देंगे तो पानी वहाँ से क्या हो जाएगा, निकलना शुरू हो जाएगा। इसलिए नहीं निकल रहा है कि वहाँ छेद हो चुका है, इसलिए निकल रहा है क्योंकि वहाँ पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर में कम है, इसलिए वाटर वहाँ से बाहर निकल रहा है। तो डिफ्यूज़न क्या होता है, मूवमेंट होता है किसका, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ये समझ पा रहे हो। अब ऑस्मोसिस कुछ और नहीं बल्कि डिफ्यूज़न ही है, बस इसमें क्या होता है, वाटर का मूवमेंट होता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। उसी को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक मेरे पास बीकर है, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर है और दूसरे वाले बीकर में वाटर नहीं है। अगर यहाँ से ये वाले नोजल को हम ओपन कर देंगे तो यहाँ से वाटर क्या होगा, इस वाले बीकर में जाना शुरू हो जाएगा, इस वाले बीकर में जाना शुरू हो जाएगा ना। और ये मूवमेंट तब तक होगा जब तक दोनों बीकर में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बराबर ना हो जाए। जैसे कि मान लेते हैं ये बीकर 1 था, ये बीकर 2 था, तो यहाँ मूवमेंट तब तक होगा जब तक दोनों बीकर में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। तो यही मेरा कॉन्सेप्ट था डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस का। डिफ्यूजन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उसको डिफ्यूजन कहते हैं। और ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, मूवमेंट किसका, वाटर का, कहाँ से, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उसी को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। अब ये जो ऑस्मोसिस समझे ना, इस पे और डिफ्यूजन पे एक बहुत ही प्यारा सा रिजल्ट हम लोग सीखेंगे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो उसको समझने के लिए चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे की कहानी को समझते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लोग सॉल्यूशन के टाइप्स को समझने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छे से समझिएगा। मजाक में बताएंगे बट इसको अच्छे से समझिएगा। इजी टॉपिक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस समझना है। तो देखिए एक चीज़ समझिए, पहला टाइप का सॉल्यूशन क्या है मेरा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। इसका हम लोग शॉर्टकट भी बताएंगे बट आगे हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे होता क्या है। अगर समझ में आ जाएगा तो फिर इसको लाइन बाय लाइन पढ़ के समझना ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास एक
सिस्टम दिया हुआ। सिस्टम मतलब कि ये मेरे पास एक सराउंडिंग दिया हुआ है और उस सराउंडिंग के अंदर मेरे पास एक सेल रखा हुआ, ठीक है। ये मेरे पास एक सेल रखा हुआ है, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी भर देते हैं, सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम मान लेते हैं पानी भर दे रहे हैं, वाटर। तो अगर ये सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर रहेगा तो ये जो वाटर है उसका मूवमेंट कहाँ होगा? अभी जस्ट पढ़ के आ रहे हैं ऑस्मोसिस में। ऑस्मोसिस में क्या पढ़े थे? वाटर का मूवमेंट कहाँ होता है? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। तो यहाँ अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर होगा तो ये जो वाटर है उसका मूवमेंट कहाँ होगा? सेल के अंदर चला जाएगा, क्योंकि मूवमेंट होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब एक बात बताइए, ये सेल के अंदर अगर पानी चला जाएगा, वाटर चला जाएगा, तो ये सेल पे क्या इफेक्ट होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये सेल का साइज बड़ा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से बड़ा हो जाएगा। तो वही चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर से वाटर था, मतलब एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट, सराउंडिंग जो भी कह सकते हैं, वहाँ से वाटर को ये सेल एब्जॉर्व किया और ये क्या हो गया? स्वेल हो गया, फूल गया, स्वेल हो गया। समझ रहे हो ना? तो ये मेरा पहला टाइप का सॉल्यूशन था, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था। इसमें क्या होता है, बस ये ध्यान में रखना है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब सराउंडिंग में वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा, सराउंडिंग में वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा, तो वाटर का मूवमेंट कहाँ होगा? सराउंडिंग से सेल के अंदर। और अगर सेल के अंदर वाटर का मूवमेंट होगा तो फिर क्या होगा? वो सेल फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा। तो यही मेरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। इसी को लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं एंड देन फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, अभी जो हम लोगों ने लाइन बाय लाइन पढ़ा उसी चीज़ को समझते हैं। देखिए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, व्हेन द एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब समझिए, डाइल्यूट का मतलब होता है बाहर में एक्सटर्नल सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा पानी है। जैसे ये एक्सटर्नल सॉल्यूशन है, ये सेल है, तो अगर एक्सटर्नल सॉल्यूशन ये बाहर डाइल्यूट है, डाइल्यूट का मतलब क्या? बाहर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर है, ये पोर्शन में। डाइल्यूट का मतलब क्या है? इस वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर है और ये मेरे पास सेल है। तो क्या होगा? एज कंपेयर टू सेल कंटेन, देन द सॉल्यूशन इज सेड टू बी हाइपोटोनिक। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जब मेरा जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन है, एक्सटर्नल सॉल्यूशन है ये बाहर वाला पोर्शन, इसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा सेल के मुकाबले, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है? एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन अलाउज passes of water in both direction, but due to the difference in the concentration of water molecules there is net flow of water molecules into the cell। जो अभी बताएं वही चीज़ है। देखिए एक चीज़ समझिए, यहाँ पे मूवमेंट वाटर का दोनों तरफ होगा। जैसे हम फिर से एक डायग्राम बना दे रहे हैं, ये मेरे पास एक एक्सटर्नल सॉल्यूशन है, ये मेरे पास सेल है। यहाँ पे भी जो मूवमेंट होगा वाटर का वो दोनों तरफ होगा, अंदर भी जाएगा बाहर भी आएगा, अंदर भी जाएगा बाहर भी आएगा। बट ड्यू टू द डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन, बाहर का कॉन्सेंट्रेशन वाटर का ज़्यादा है अंदर के मुकाबले, इसलिए जो वाटर का मूवमेंट कहाँ हो रहा है? सेल के अंदर हो रहा है। और जब सेल के अंदर मूवमेंट होगा तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? सेल क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा। किसमें? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? एक्सटर्नल सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है, मतलब वहाँ पे वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है। एक्सटर्नल सॉल्यूशन में वाटर का अमाउंट क्या होता है? यहाँ पे ज़्यादा होता है। और अगर एक्सटर्नल सॉल्यूशन में वाटर का अमाउंट ज़्यादा है सेल के मुकाबले, तो वाटर कहाँ जाएगा? सेल के अंदर जाएगा। और जब सेल के अंदर वाटर जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा। तो यही मेरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। अब हम लोग हाइपोटोनिक के बाद नेक्स्ट आइसोटोनिक सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन एकदम सिंपल है। जब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर, मतलब सराउंडिंग में, एक्सटर्नल जो है, एक्सटर्नल सराउंडिंग है, और सेल के अंदर अगर बराबर हो जाए, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ना अंदर ज़्यादा है ना बाहर ज़्यादा है, तो जब डिफरेंस ही नहीं है वाटर कॉन्सेंट्रेशन में तो मूवमेंट होगा ही नहीं। और जब मूवमेंट होगा ही नहीं तो सेल पहले भी जितना बड़ा था उतना बड़ा अभी भी रहेगा। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वाटर का वो क्या होता है? इक्वल होता है, जिसके कारण जो मूवमेंट होता है वाटर का वो हो ही नहीं पाता है। एज अ रिजल्ट जितना साइज सेल का साइज पहले था वही सेल का साइज अभी भी है। तो यही मेरा आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। इसको लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, ईजी है। तो चलिए लाइन बाय लाइन हम लोग अब देख लेते हैं। देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? व्हेन द एक्सटर्नल सॉल्यूशन हैज द सेम कॉन्सेंट्रेशन एज दैट ऑफ सेल कंटेंट, देन द सॉल्यूशन इज सेड टू बी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। वही बात है जो अभी हम आपको बताएं कि सेल के अंदर और सेल के बाहर अगर वाटर कंसंट्रेशन सेम हो जाए तो जो मूवमेंट है वाटर का होगा ही नहीं,
तो इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। आगे भी फर्दर रीड कर ही लेते हैं। इन दिस केस द अमाउंट ऑफ वाटर गोइंग इनसाइड द सेल, जो सेल के अंदर वाटर जाएगा वो क्या होगा, इक्वल होगा द अमाउंट ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द सेल। जो सेल के अंदर जितना वाटर जा रहा है उतना बाहर आ रहा है, तो ना सेल के अंदर पानी जा रहा है ना बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब रिजल्ट क्या हुआ, नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। तो वाटर का जब मूवमेंट ही नहीं हुआ तो जो सेल का साइज है वो क्या होगा, सेम रहेगा, जितना पहले था उतना अभी भी होगा। तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। तो अभी हम आपको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बताएं और दूसरा आइसोटोनिक सॉल्यूशन बताएं। आपको बस कुछ नहीं करना है, वीडियो को पॉज करना है, एक बार लाइन बाय लाइन रीडिंग करना है, इजीली समझ में आ जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट टाइप का सॉल्यूशन है वो मेरा क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में बस वो सब के मुकाबले थोड़ा उल्टा होता है। यहाँ पे ना वाटर का कॉन्सेंट्रेशन, सेल के अंदर जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा होता है एक्सटर्नल सराउंडिंग से। तो अगर सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो डिफ्यूजन क्या कहता है, ऑस्मोसिस, मतलब वाटर का मूवमेंट जब होता है उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस क्या कहता है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर यहाँ पे सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, वाटर सेल से बाहर निकलना शुरू कर देगा। तो अगर सेल से वाटर बाहर निकलेगा तो कोई भी चीज़ अगर प्रैक्टिकली समझिए, जैसे गुब्बारा देखे हो, गुब्बारा के अंदर हवा भरा हुआ रहता है तो फूला हुआ रहता है, अगर जैसे ही उससे हवा निकाल देंगे तो गुब्बारा क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो उसी तरीके से अगर सेल के अंदर वाटर बहुत ज़्यादा था, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, तो अगर सेल के अंदर से वाटर बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, सेल का साइज छोटा हो जाएगा, सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा ना। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसको भी लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं, ये भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है। तो देखिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या कहता है, व्हेन द एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड। देखिए ये टर्म को समझना है, मोर कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट में मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाता है। देखिए ये मेरे पास एक सराउंडिंग बनाते हैं और ये मेरे पास सेल है। अब अगर बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा का मतलब वाटर कम, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा का मतलब लेस वाटर, वाटर का अमाउंट कम होगा, लेस वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर जो होगा बाहर वो कम होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मोर कॉन्सेंट्रेशन, एक्सटर्नल सॉल्यूशन क्या है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। कॉन्सेंट्रेटेड ज़्यादा होने का मतलब बाहर में वाटर का अमाउंट क्या है, कम है, सेल के अंदर वाटर का अमाउंट ज़्यादा है। अब अगर सेल के अंदर वाटर का अमाउंट ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है वाटर का मूवमेंट सेल से अंदर से बाहर होगा, तो वही चीज़ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं आगे। When the external solution is more concentrated as compared to the cell, सेल के मुकाबले बाहर का जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, पानी कम है, तो सॉल्यूशन जो होगा इस टाइप को उसको क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक बोलेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ। इन दिस केस द नेट फ्लो ऑफ वाटर, तो ऐसे केस में जो वाटर का नेट फ्लो होगा वो क्या होगा, विल अकर फ्रॉम इनसाइड द सेल टू द एक्सटर्नल सॉल्यूशन। सेल के अंदर से बाहर आना शुरू हो जाएगा पानी, और जब सेल के अंदर से बाहर आना शुरू हो जाएगा पानी तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो ये मेरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। और इसको आप एकदम प्रैक्टिकली रियल लाइफ के एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, कंफ्यूजन ना हो। देखिए मैं आपको एक एकदम सिंपल तरीके से बताता हूँ। अगर अभी तो आप समझ जाइएगा हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक में क्या डिफरेंस है इजीली, लेकिन कुछ दिनों के बाद कंफ्यूजन होगा कि हाइपोटोनिक में अंदर जा रहा था या बाहर आ रहा था, हाइपोटोनिक में अंदर जा रहा था या बाहर आ रहा था। तो एकदम इसको याद करने का एकदम सिंपल सा तरीका है, जैसे एकदम एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ हाइपर, अच्छे से समझिएगा। अगर कोई इंसान गुस्सा हो जाता है तो गुस्सा हो जाता है इसका मतलब उसका दिमाग हाइपर हो गया। ये अगर किसी इंसान का दिमाग है, मान लीजिए वो बहुत गुस्से में है, तो उसका दिमाग क्या हो जाएगा, हाइपर हो जाएगा, हाइपर हो जाएगा। तो अगर कोई इंसान गुस्से में है तो अपना भड़ास बाहर निकालेगा, अपना जो गुस्सा है वो किसी और के ऊपर निकालेगा ना, भड़ास बाहर निकालेगा। तो अगर अंदर से बाहर निकल रहा है हाइपर के केस में, तो सेम यहाँ भी हो रहा है। देखिए सेल के एग्जांपल में, यहाँ मेरे पास सेल है, सेल से अंदर से बाहर वाटर जा रहा है, तो ये सेल हाइपर हो चुका है, गुस्सा हो चुका है सेल का ये दिमाग, तो वो अपने से बाहर निकाल दे रहा है पानी। अब आइसो आपको बस याद कर लेना है, आइसो का मतलब क्या होता है, इक्वल होता है। तो जब इक्वल होगा तो नो मूवमेंट होगा, और जब मूवमेंट ही नहीं होगा तो सेल का सेम साइज रहेगा बाहर और अंदर, पहले भी और बाद में भी। और जब हाइपर हमको याद हो गया तो हाइपो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो बस आपको हाइपर ध्यान में रखना है और आइसो ध्यान में रखना, हाइपो अपने आप याद हो जाएगा। हाइपर गुस्सा, गुस्सा होगा भड़ास दूसरे के ऊपर निकालेंगे, मतलब अंदर से बाहर चल गया। और जब कोई भी चीज़ अंदर से बाहर निकलता है तो उसका साइज छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। तो ये मेरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको जो अभी सॉल्यूशन बताए हैं, 3 टाइप का सॉल्यूशन, ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। आगे हम बताएं आपको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, वाटर कॉन्सेंट्रेशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ज़्यादा होता है।
एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है तो वो अंदर जाता है वाटर। और जब हम लोग आइसोटोनिक में देखें बराबर होता है, वहाँ कॉन्सेंट्रेशन आइसोटोनिक में बराबर होता है, ना अंदर जाता है ना बाहर आता है। और हाइपर के केस में हम क्या देखें, सेल के अंदर से बाहर वाटर आ जाता है। तो ये 3 टाइप का सॉल्यूशन पढ़े, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए ऑस्मोसिस से रिलेटेड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में समझ लेते हैं। ये सब टर्म बस आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, बस समझ लेना है और सीख लेना है बस, ठीक है। तो पहला टर्म मेरा क्या है, इंडो ऑस्मोसिस। इंडो ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, देखिए इंडो का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग इंडो का मतलब होता है अंदर और इग्जो का मतलब होता है बाहर। बस ये आपको स्टार्टिंग का वर्ड याद कर लेना, बाकी इजी है। जैसे देखिए इंडो का मतलब अंदर, तो एंडो ऑस्मोसिस इज द ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल और अ सिस्टम। सेल के अंदर अगर वाटर का मूवमेंट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इंडो ऑस्मोसिस बोलते हैं। और इग्जो ऑस्मोसिस का मतलब क्या, इग्जो का मतलब बाहर निकलना, इंडो का मतलब अंदर जाना, इग्जो का मतलब बाहर आना। तो उसी तरीके से इग्जो ऑस्मोसिस इज द ऑस्मोटिक एग्जिस्ट ऑफ वाटर फ्रॉम अ सेल और अ सिस्टम। जब सेल या सिस्टम से बाहर वाटर निकलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इग्जो ऑस्मोसिस। और सेल के अंदर वाटर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, इंडो ऑस्मोसिस। ये 2 चीज ध्यान में रखिएगा, ये सब जो चीज बता रहे हैं ये सब काम आएगा आपको हायर क्लासेस में। तो अभी बस बता दे रहे हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, सीख लीजिएगा, ठीक है। ये सब आगे क्लासेस में काम आएंगे, ठीक है। अब मेरा एक और टर्म है प्लाज्मोलाइसिस। समझते हैं प्लाज्मोलाइसिस होता क्या है। तो जो मेरा प्रोटोप्लाज्म है, अभी तो प्रोटोप्लाज्म नहीं बताए, बस लिविंग पार्ट ऑफ द सेल बताए हैं। तो अभी बस यही ध्यान में रखिए कि जो श्रिंकेज होता है प्रोटोप्लाज्म प्लांट सेल में, उसी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। बस ये सब अभी समझ लेना है, सुन लेना है, सीख लेना है, समझ लेना है एंड देन बढ़ जाना है आगे, ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, जब मेरा प्रोटोप्लाज्म श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। और क्रेनेशन क्या होता है, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन एनिमल सेल। जब एनिमल सेल में श्रिंकेज होगा प्रोटोप्लाज्म का तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेनेशन। और अगर प्लांट सेल में होगा मेरा श्रिंकेज प्रोटोप्लाज्म को, उसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइसिस। ये जो 4 बात बताए हैं, ये 4 बात को अच्छे से एक बार पॉज करके वीडियो रिकैप करिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, ईजी है, समझ में आ जाएगा। देन फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं अपनी कहानी। तो आपको काम दिए हैं, जल्दी से वीडियो को पॉज करना है और ये चारों टर्म को एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ना है, ईजी है, समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इस खूबसूरत से सफर में हम लोग सेल के एक और पार्ट से जान पहचान करते हैं, जो मेरा क्या है, सेल वॉल है। अब हम लोग सेल वॉल के बारे में जानना शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए सेल वॉल क्या होता है, एक बार ओवरव्यू बता देते हैं, फिर लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे क्या लिखा हुआ है, ताकि समझना आसान हो जाए। जैसे ये मेरे पास सेल है, तो हम लोग सेल में सबसे जो आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन कहते हैं ना। तो सेल मेम्ब्रेन के जो बाहर आउटर मोस्ट लेयर होगा, सेल मेम्ब्रेन से भी बाहर जो लेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर जो लेयर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। मतलब कि सेल वॉल कहाँ पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर में, आउटसाइड। साथ ही साथ ये जो सेल वॉल है ये सिर्फ प्लांट्स में पाया जाएगा। किस में पाया जाता है, प्लांट्स में, एनिमल में नहीं पाया जाता है। ये जो सेल वॉल होता है ये मेरा डेड सेल होता है। डेड सेल इन द सेंस सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है। जैसे पेड़ में देखो छाला, बार्क, कॉर्क, जो हम लोग शुरू दिन पढ़े थे हिस्ट्री ऑफ सेल में, जो रॉबर्ट हुक कॉर्क का इस्तेमाल किया था, डेड सेल। तो वैसे ही ये बाहर साइड में पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डेड होता है। और ये जो मेरा सेल वॉल होता है ना, ये मेरा फ्रीली परमिएबल होता है, किसी भी चीज़ को अंदर बाहर जाने की परमिशन दे देता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जिसकी मर्जी अंदर जाओ, जिसकी मर्जी बाहर आओ, कोई रोक टोक नहीं है, ये फ्रीली परमिएबल होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग पीछे देखे थे ना, सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टेड चीज़ को अंदर बाहर जाने की परमिशन था कि सभी लोग अंदर नहीं जा सकते, सभी लोग बाहर नहीं आ सकते। बट सेल वॉल के केस में वैसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी चीज़ सेल के अंदर जा सकता है, कोई भी चीज़ बाहर आ सकता है। क्यों, क्योंकि ये मेरा क्या होता है, फ्रीली परमिएबल होता है। तो एक काम करते हैं ना, हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ के समझ ही लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाता है क्या, सेल वॉल। सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट जो अभी जस्ट बताएं, सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाता है मेरा सेल वॉल। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ये सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। जो मेरा सेल वॉल है वो कहाँ पाया जाता है, सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल्स में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट मेरा क्या कहता है, ये नॉन लिविंग होता है, ये डेड होता है, डेड बोल सकते हैं या नॉन लिविंग होता है। सेल वॉल मेरा क्या होता है, नॉन लिविंग या फिर डेड होता है। ये मेरा क्या होता है, फ्रीली परमिएबल होता है, किसी भी चीज़ को अंदर बाहर जाने की परमिशन दे देता है, कोई रोक टोक नहीं करता है। ये चीज़ भी ध्यान में रखना है, ये क्या होता है, मेरा फ्रीली परमिएबल होता है, किसी भी चीज़ को अंदर बाहर जाने की परमिशन दे देता है, ठीक है। अब आगे की जो बात बता रहे वो इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। सेल वॉल किससे बना हुआ होता है, सेल्यूलोज से, पेक्टिन से एंड लिग्निन से।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान में रखिएगा। सेल वॉल किससे बना हुआ होता है? सेलुलोज, पेक्टिन एंड लिग्निन से। ये वाला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ ये सेल वॉल का अगर पूछा जाए काम क्या है, तो सेल वॉल क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और रिजिडिटी सेल को, मतलब कठोरनेस प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेल को, ठीक है। साथ ही साथ सेल वॉल की अगर एक और काम की बात की जाए तो वो क्या करता है? सेल को प्रोवाइड करता है मैकेनिकल इंजरी और इन्फेक्शन से भी बचाता है, मतलब कि प्रोटेक्ट करता है। सेल को क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। किससे? मैकेनिकल डैमेज या इन्फेक्शन से भी। तो देखिए सेल वॉल का हम लोग 2 फंक्शन देखे हैं यहाँ पे। ये मेरा 2 फंक्शन है सेल वॉल का। पहला क्या कर रहा है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है या रिजिडिटी, किसको? सेल को। और दूसरा काम क्या है? प्रोटेक्ट कर रहा है, किसको? सेल को। किससे? मैकेनिकल डैमेज या इन्फेक्शन से। मतलब कि जैसे सेल वॉल है, तो जैसे ये एक चीज़ समझिए, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक चीज़ समझिए, अगर इंसान है, इंसान बीमार पड़ेगा तो वो डॉक्टर के पास जा सकता है ना? डॉक्टर के पास जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जा सकता है। लेकिन अगर प्लांट बीमार पड़ जाएगा तो प्लांट के पास ना हाथ है ना पैर है, वो डॉक्टर के पास जा सकता है? डॉक्टर के पास तो नहीं जा सकता है। तो जब प्लांट खुद से डॉक्टर के पास जा ही नहीं सकता है तो वो भी तो बीमार पड़ता होगा, तो ठीक कैसे होता होगा? इसलिए गॉड के थ्रू बाय डिफॉल्ट उसको सेल वॉल दिया गया है, ताकि उसको मैकेनिकल डैमेज या इन्फेक्शन हो तो सेल वॉल क्या करे? उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, ताकि वो इन्फेक्शन या मैकेनिकल डैमेज उसको ना हो पाए। क्योंकि बाय डिफॉल्ट गॉड का क्रिएशन बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक इन द सेंस मतलब बहुत ही सोच समझ के बनाया गया हर एक क्रिएचर्स को, ठीक है। तो प्लांट को भी सोच समझकर सेल वॉल दिया गया है, ताकि उसको भी बाय डिफॉल्ट इन्फेक्शन, मैकेनिकल डैमेज ये सब से बचाया जा सके, ठीक है। तो अभी हम लोग एक चीज़ पढ़े सेल वॉल, और इससे पहले कुछ देर पहले पढ़े थे सेल मेम्ब्रेन। तो कभी कभी एग्जाम में इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी आ जाता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, अभी जो पढ़े उसी को क्विकली ही इन दोनों के बीच में क्या मेजर डिफरेंस है देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या क्या डिफरेंस है उसको समझ लेते हैं। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और इसको नोट डाउन करके खुद से लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। मतलब वीडियो को पॉज करके लिखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जब तक खुद से नहीं लिखिएगा तब तक याद नहीं होगा। कितना भी याद कर लीजिए, भूलने का खतरा हमेशा बना रहता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेल वॉल। अभी जस्ट बताएं, सेल वॉल कहाँ पाया जाता है? सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। ये पहला मेजर डिफरेंस है। दूसरा पॉइंट, ये कहाँ पाया जाता है? सेल के बाहर पाया जाता है सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन भी सेल के बाहर ही पाया जाता है, मगर यहाँ 2 कंडीशन है। देखिए जैसे एक बात मैं बता रहा हूँ, जैसे कि ये मेरे पास सेल है, ठीक है। तो ये सेल है, और अगर ये मेरा एनिमल सेल है, कौन सा सेल है? एनिमल सेल है, तो जो मेरा सेल मेम्ब्रेन है वो तो बाहर ही मौजूद होगा। लेकिन अगर ये मेरा मान लीजिए प्लांट सेल है, कौन सा सेल है? प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में ये मेरा सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन बाहर तो होगा मगर सेल वॉल के अंदर होगा। फिर से बता रहे, देखिए अच्छे से समझिएगा क्या बता रहे। ये मेरा सेल है, ये मेरा सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये मेरा सेल वॉल है प्लांट के केस में। तो ये जो मेरा सेल मेम्ब्रेन है ना, ये मेरा जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल के तो बाहर होगा लेकिन सेल वॉल के अंदर होगा। वही चीज लिखा हुआ, लाई आउटसाइड इन एनिमल सेल। एनिमल में तो सेल मेम्ब्रेन बाहर ही होता है, लेकिन इनर टू सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर होता है प्लांट सेल में। वही चीज है, ये जो मेरा सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन। फिर से अच्छे से समझ लीजिए, एनिमल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन बाहर पाया जाता है, लेकिन प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर सेल वॉल के अंदर होता है मेरा सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन। ये बस डिफरेंस याद रखना है आपको, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट डिफरेंस की ओर बढ़ते हैं। तीसरा तो अभी जस्ट बताएं, सेल वॉल मेरा नॉन लिविंग होता है, सेल मेम्ब्रेन लिविंग होता है। ये रिजिड होता है, कठोर होता है सेल वॉल, लेकिन ये फ्लेक्सिबल होता है, अपना शेप चेंज कर सकता है। सेल वॉल क्या होता है? परमिएबल होता है, जिसको मन अंदर जाओ, जिसको मन बाहर आओ। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। सभी लोगों को अंदर बाहर जाने की परमिशन नहीं होती, सब लोग अंदर बाहर इसमें नहीं हो सकते हैं इजीली, लेकिन इसमें हो सकते हैं। ये जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बना हुआ होता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन किससे बना हुआ होता है? लिपिड्स एंड प्रोटीन से बना हुआ होता है। तो ये मेजर 6 डिफरेंस है जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्विकली देख लेते हैं क्या है। तो सेल वॉल क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ना, साथ ही साथ स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रहा है। तभी ना ये क्या देख सकते हैं हम, जैसे एक प्लांट की एग्जाम्पल लेते हैं, ट्री को अगर हम एग्जांपल लेंगे तो ट्री में हम ऑब्जर्व करते हैं, ट्री का जो बाहर का लेयर वो बहुत स्ट्रांग होता है, कठोर होता है।
क्योंकि वहाँ पे सेल वॉल मौजूद होता है। सेल वॉल क्या करता है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। वही बात करें सेल वॉल की, मतलब सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, होल्ड करके रखता है सेल के अंदर के सारे कंटेंट को, मतलब सेल के अंदर जो भी चीज़ है उसको क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन होल्ड करके रखता है, बाहर जाने नहीं देता है, अंदर ही रखता है। एक तरह से कह सकते हैं बाउंड्री देता है, बांध के रखता है कि अंदर से कोई भी चीज़ बाहर नहीं निकल सकता है। ठीक है, क्या हो गया ये, ठीक है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है होल्ड करके रखता है अंदर के कंटेंट को, सेल को, और साथ ही साथ कि कंट्रोल करता है पैसेज को मटेरियल का। मतलब कि एक चीज़ समझिए, जैसे कि अगर हम सेल की बात करते हैं, जैसे इसको थोड़ा सा साफ सफाई करके एक बात समझा रहे, बहुत अच्छा बात बता रहे, अच्छे समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मजाक मजाक में हम बोल रहे हैं। देखिए जैसे ये सेल है, तो सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, एंड और भी बहुत सारी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जो सेल के अंदर जाता है। तो सेल के अंदर अगर वो जाना चाहता है तो उसको अंदर जाने के लिए कहाँ से होके गुजरना पड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन से होके अंदर जाना पड़ेगा। और सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सिलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर बाहर जाने की परमिशन देता है। तो इसका मतलब कि जो ये मेरा सेल मेम्ब्रेन है वो एक तरह से क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है ना पैसेज को मटेरियल का, कि जो भी मटेरियल या तो एनर्जी ग्लूकोज के फॉर्म में आ रहा है या वाटर है, सेल के अंदर ईजिली नहीं जा पा रहा है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। ये मेरा कुछ सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में डिफरेंस है जिसको भी याद करना पड़ेगा। ये प्लांट में पाया जाता है, ये दोनों में पाया जाता है, ये सेल के बाहर पाया जाता है, ये एनिमल में तो बाहर पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन, बट सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। प्लांट में ये लिविंग होता है, ये नॉन लिविंग होता है, ये रिजिड होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, ये सिलेक्टिवली परमिबल होता है, ये परमिबल होता है। सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है, ये लिपिड एंड प्रोटीन से बना हुआ होता है। फंक्शन क्या है, सेल वॉल का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, इनर कंटेंट को होल्ड करके रखना, अंदर के जो भी चीज़ है उसको पकड़ के रखना। साथ ही साथ पैसेज जो होता है मटेरियल को, उसको कंट्रोल करना, कौन चीज़ अंदर जाएगा कौन चीज़ बाहर जाएगा। तो यही मेजर डिफरेंस था। तो आपको मैं एक काम दे रहा हूँ, आज जो भी चीज़ मैं आपको बताया हूँ, आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से वीडियो को देखना है, अच्छे से समझना है, और इन सभी चीज़ों को कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि ये सभी चीज़ मैं आपको मजाक मजाक में ही बताया हूँ, बट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।